सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 18 एनसीईआरटी रिकैप सेशन, क्लास 11th का 18 चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और उसका आज हम लोग 10th लेक्चर यहाँ पे स्टडी करेंगे, और जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, ये वीडियो देखने से पहले हार्ट पे जो दो वीडियोज़ है 8th और 9th, इनको ज़रूर देखो, क्योंकि इनमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। तो एक बार बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अगर आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ा और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये है क्या और क्यों बनाया गया सिस्टम। देखो, हमने क्या कहा, हार्ट बीट करता है, ठीक है, हार्ट बीट करता है। सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, ऑरिकल्स सिस्टोल करेंगे, वेंट्रिकल्स सिस्टोल करेंगे, पूरा सिस्टम चलता है ना, जिसको आप कार्डियक साइकिल कहते हो, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बट अब सवाल ये आता है कि हार्ट को सिग्नल कौन देता है बीट करने का। जैसे आपने लंग्स में पढ़ा कि जो एक्सपायरेशन होता है, इंस्पायरेशन होता है, तो उसका सिग्नल कहाँ से आता है, ब्रेन से। अब हार्ट को कौन इम्पल्सेस देता है और कैसे ऑरिकल को पता चलेगा कि कब सिस्टोल करना है, कब वेंट्रिकल्स को पता चलेगा कि कब सिस्टोल करना है, ये सब कुछ कैसे रेगुलेट होता है, तो वो रेगुलेट होता है कंडक्शन सिस्टम से। नॉर्मली जब हम बात करते हैं इम्पल्स जनरेशन की, तो हमारी बॉडी में इम्पल्स जो है वो जनरेट करते हैं न्यूरॉन्स। कौन जनरेट करता है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के पास कैपेसिटी है इम्पल्स जनरेट करने की। लेकिन हार्ट में इम्पल्स जनरेट करने की और साथ साथ उसको कंडक्ट करने की, भाई दो काम करने हैं। एक तो हमें कहीं से इम्पल्स जनरेट करना होगा, ठीक है, इम्पल्स को हमें एक तो जनरेट करना है, और जनरेट करने के बाद में उस इम्पल्स को कंडक्ट करके और आगे की तरफ भी लेके जाना है। जैसे किसी एक पॉइंट से इम्पल्स जनरेट हुई और फिर उस एक सिंगल पॉइंट से पूरे हार्ट में इम्पल्स प्रोपोगेट कर गई, यानी जनरेट भी करना है और कंडक्शन भी करना है हमें। इसके लिए हमने क्या किया, हमने हार्ट में क्या देखा था कि हार्ट की जो मिडल लेयर रहती है उसके वॉल की, जिसे कहा जाता है मायोकार्डियम, जो बनी है कार्डियक मसल्स की, तो कुछ कुछ जगह पे इस मायोकार्डियम को हमने स्पेशलाइज करके ये काम दे दिया है। मायोकार्डियम को हमने स्पेशलाइज कर दिया ताकि अब ये मायोकार्डियम इम्पल्स जनरेट भी करेगी और उस इम्पल्स को फर्दर कंडक्ट भी करेगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मली हमारी बॉडी में इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन का काम नर्वस सिस्टम का होता है, नर्व्स का होता है, लेकिन हार्ट में एंटायर कंडक्शन सिस्टम पूरा का पूरा मायोकार्डियम से बना है। यहाँ पर नर्वस कंपोनेंट नहीं है, न्यूरोनल कंपोनेंट नहीं है, मायोकार्डियम ही स्पेशलाइज होकर जनरेशन और कंडक्शन दोनों का काम करेगी। तो अब मैं जो भी सिस्टम की यहाँ पे बात करूँगा, जो भी टर्म्स यहाँ पे लूँगा, मैं सारे के सारे मायोकार्डियम से ही जो है मॉडिफाई होकर बना है। सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कोई ऐसा जो इम्पल्स को जनरेट करे। इसके लिए हमारे पास में मायोकार्डियम का एक पैच एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कहते हैं साइनोएट्रियल नोड या फिर ऐसे नोड। पूरा नाम क्या है, साइनोएट्रियल नोड या फिर ऐसे नोड। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है इम्पल्स को जनरेट करना। ये इम्पल्स जो जिस रेट पे जनरेट करता है वो है 72 पर मिनट, यानी एक मिनट में ये 72 टाइम्स इम्पल्स जनरेट करता है। बाद में इस इम्पल्स को थ्रू आउट, ये जो आपको येलो कलर का एक नेटवर्क दिख रहा है, इस येलो कलर के इस मायोकार्डियल नेटवर्क से इस इम्पल्स को प्रोपोगेट किया जाता है थ्रू आउट हार्ट। और जहाँ जहाँ पर ये इम्पल्स पहुँचेगी, हार्ट का वो पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा, यानी सिस्टोल वहाँ पर होगा। तो ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, ऐसे नोड प्रेजेंट है, ये राइट ऑरिकल हो गया। राइट ऑरिकल के अपर राइट साइड कॉर्नर में ऐसे नोड प्रेजेंट है, यहाँ से इम्पल्स बनना शुरू होती है। अब बिकॉज ऐसे नोड इम्पल्स बनाने का काम कर रहा है, जनरेट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसी को हार्ट का पेस मेकर कहा जाता है। पेस मतलब क्या होता है, उसका रिदम। तो रिदम कौन बना रहा है हार्ट का, कब सिस्टोल करना है, कब डायस्टोल करना है। आप सोचें, हर 72 पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि हर इम्पल्स 0.8 सेकेंड में जनरेट होती है। एक इम्पल्स, फिर ऐसा समझ लो आप, एक इम्पल्स जनरेट हुई, फिर 0.8 सेकेंड बाद में सेकेंड इम्पल्स, फिर 0.8 सेकेंड बाद में थर्ड इम्पल्स। तो ये जो रिदम बिठाया है इस SA नोड ने, जो पेस बिठाया है, इसलिए हमने इसको नाम दिया पेस मेकर ऑफ हार्ट। फिर ऐसे नोड्स से जो इम्पल्स बनती है
वो इस पाथवे से होती हुई, ये आपको दिख रहा होगा अगेन, ये आपको ऐसा देखो, पिक्चर देख के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा सोच लेते हैं कि नर्व्स है, ये नर्व्स नहीं है, मायोकार्डियम को ही हमने स्पेशलाइज किया है यहाँ पर। अब इन्हीं मायोकार्डियल फाइबर्स के थ्रू ये इम्पल्स पहुँच जाता है नेक्स्ट नोड में, जिसे कहा जाता है एवी नोड। एवी नोड क्यों नाम रखा है इसका? एवी का मतलब है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसलिए ऐसा नाम दिया क्योंकि ये जहाँ पे आपको पता है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक एवी सेप्टा होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, तो इसी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा में यहाँ नीचे की तरफ प्रेजेंट है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, तो ये बन गया एवी नोड। तो इम्पल्स ऐसे नोड से फिर कहाँ पे आ गई? एवी नोड। एवी नोड से फिर अगेन मायोकार्डियम का एक बंडल निकलता है, ये देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो येलो कलर का बंडल दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, या फिर इसका एक और नाम है एवी बंडल। क्या नाम है? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल इसको कहा जाता है। ये कहाँ से जनरेट होगा? ये एवी नोड से निकलता है। एवी नोड से क्या निकला? बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल। बंडल ऑफ हिज और एवी बंडल फिर अल्टीमेटली पहुंचते हैं कहाँ पे? यहाँ पे। ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो आप अच्छे से इस फिगर को देखो, ये देखो आप, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच का ये सेप्टा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे जब ये एवी बंडल पहुंचता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्यों दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि दोनों वेंट्रिकल्स को अलग अलग सप्लाई करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का अलग सप्लाई, राइट वेंट्रिकल का अलग सप्लाई। तो इनको बंडल ब्रांच कहते हैं। क्यों कहते हैं बंडल ब्रांच? देखो इसका नाम क्या है? एवी बंडल नाम रखा हमने। तो यही एवी बंडल आगे चल के ब्रांच बन जाएगी इसकी दो, तो बंडल ब्रांच इसका नाम दे देंगे। जो राइट वेंट्रिकल की तरफ चली जाएगी वो राइट बंडल ब्रांच, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाएगी वो लेफ्ट बंडल ब्रांच। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या ये वेंट्रिकल के अंदर होते हैं, क्या ये वेंट्रिकल के सरफेस पे होते हैं? तो वापस बता रहा हूँ, ये मायोकार्डियम है। ये क्या है? मायोकार्डियम, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, या हार्ट की ये जो मायोकार्डियल वॉल है जिसमें कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है ये। क्लियर? इस तरह से ये बंडल ब्रांच कहाँ पहुँच गई? राइट वाली राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वाली लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद इन बंडल ब्रांचेस से बहुत छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं। ये जो आपको देखो, ये देखो, एक बार मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ से ये आई लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच जो पूरी वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड हो रही है। देखो आप, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच। इस लेफ्ट बंडल ब्रांच से आपको ये जो फाइबर्स निकलते दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। सेम राइट में भी रहेंगे आपके परकिंजे फाइबर्स। इन परकिंजे फाइबर से क्या होगा कि ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल वॉल को कवर कर लेंगे। समझ में आया? जैसे ये बंडल ब्रांच निकला, इससे बहुत सारे फाइबर्स निकले जिनको परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। तो वेंट्रिकल की एंटायर वॉल पे जो है, जो मायोकार्डियम है, ये कंडक्शन को आगे प्रोपोगेट करके ले जाएगा। यानी इम्पल्स का फॉर्मेशन किसने किया? सबसे पहले SA नोड, साइनोएट्रियल नोड ने। फिर ये कुछ मायोकार्डियल फाइबर्स से ये इम्पल्स कहाँ पहुँचे? एवी नोड पे। एवी नोड से फिर ये इम्पल्स चली जाएगी बंडल ऑफ हिज में, या फिर एवी बंडल आप इसको कह सकते हो। बंडल ऑफ हिज से ये इम्पल्स फिर आगे जाएगी राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, इन दोनों से ही ये परकिंजे फाइबर्स में ये इम्पल्स पहुंच जाती है। ये पूरा का पूरा कंडक्शन सिस्टम है, यानी इम्पल्स कहाँ से बनी और कहाँ तक ये प्रोपोगेट हुई। अब जहाँ जहाँ पे इम्पल्स पहुँचेगी वहाँ पे सिस्टोल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बेसिकली ये जो इम्पल्स आ रही है, ये जाके जो मायोकार्डियम है उस मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करती है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, तब जाकर उनका सिस्टोल होता है। क्लियर? यहाँ पर एक फैक्ट आप और समझें कि यहाँ मैंने जितना भी आपको टिश्यू बताया है, इसको ये पूरा का पूरा देखो आप, SA नोड की बात करूँ, AV नोड की बात करूँ, बंडल ऑफ हिज की बात करूँ, बंडल ब्रांच की बात करूँ, इन सब के पास में पोटेंशियल है इम्पल्स जनरेट करने का भी। ठीक है, पहले मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला कि इम्पल्स जनरेशन SA नोड से शुरू होता है, लेकिन AV नोड भी जनरेट कर सकता है, बंडल ऑफ हिज भी जनरेट कर सकता है, बंडल ब्रांचेस भी जनरेट कर सकता है ना। कंडक्शन के साथ साथ ये सब कुछ जनरेट भी करते हैं, लेकिन SA नोड का जो जनरेशन रेट है करीब 72 to 75 पर मिनट है ना, बाकी सबका SA नोड से कम रहता है जनरेशन रेट।
यानी 1 मिनट में कितनी इम्पल्स जनरेट होगी वो एवी नोड, बंडल ऑफ फेज, बंडल ब्रांच उतनी नहीं जनरेट कर सकती जितना ऐसे नोड कर सकता है। इसलिए ऐसे नोड को ही पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि समझो किसी रीज़न से ऐसे नोड फेल कर जाए इम्पल्स जनरेट करने के लिए, तो भी आपका हार्ट कुछ टाइम तक एवी नोड, बंडल ऑफ फेज, इनसे जो इम्पल्स जनरेट हो रही है उससे आपकी बॉडी को सर्वाइव करवा सकता है। ठीक है, क्यों? चाहे रेट कम हो, इम्पल्स रेट कम है एवी नोड की, लेकिन कितनी भी हो हार्ट का फंक्शनिंग थोड़े टाइम के लिए अच्छे से चल जाएगा। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है कि बाकी सबसे भी जो है इम्पल्स जनरेट की जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम इम्पल्सेस एस ए नोड ही बनाता है। अब इस पिक्चर को और अच्छे से देखना हो तो आप ये देखें, आप यहाँ पे आपको समझ में आएगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे? साइनस नोड से। साइनस नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड, इसका प्रॉपर नेम क्या है? साइनो एट्रियल नोड, एस ए नोड। नोड दो है, एस ए नोड और एवी नोड। एवी नोड क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इन दोनों के बीच में ये जो मायोकार्डियल फाइबर्स है ये कनेक्ट करते हैं। एस ए नोड से जो इम्पल्स जनरेट होगी वो इन फाइबर्स के थ्रू एवी नोड में पहुंचेगी। वैसे इसको इंटरनोडल पाथवे कहते हैं, दो नोड के बीच का पाथवे। इंटर मतलब बीच में, तो दो नोड, एस ए नोड और एवी नोड के बीच का पाथवे, तो इसलिए नाम दे दिया इंटरनोडल पाथवे। पर ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है तो आप छोड़ सकते हो इसे, लेकिन इसमें कुछ याद करने का है भी नहीं। दो नोड के बीच का पाथवे इंटरनोडल पाथवे। फिर ये एवी नोड से इम्पल्स कहाँ जाएगा? एवी बंडल में। ये रहा एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिज। फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब आप ये यहाँ पर क्या है? ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट। फिर ये यहाँ से होती हुई राइट वेंट्रिकल में ट्रेवल कर जाता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रेवल कर जाता है। और इन बंडल ब्रांचेस की भी जो छोटी छोटी ब्रांचेस है, ये देखो आप, ये सारी की सारी परकिंजे फाइबर्स, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, परकिंजे फाइबर्स ही हैं जो वेंट्रिकल की वॉल तक दूर दूर तक इम्पल्स को ले जाते हैं। आई रियली होप आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं एनसीईआरटी के लाइंस ले रहा हूँ यहाँ पे ना, कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके बारे में, बिकॉज थोड़ा सा जो एनसीईआरटी की इसकी लाइन्स है थोड़ी टिपिकल है, तो वो समझनी ज़रूरी है। एनसीईआरटी कह रही है कि अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, बिल्कुल सही बात है, मैंने क्या कहा? मायोकार्डियम ही स्पेशलाइज्ड होकर ये सारा सिस्टम बनाती है। तो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर नोन एज नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट। हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर यानी मायोकार्डियम प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहा जाता है नोडल टिश्यू। ये पूरा का पूरा टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा नोडल टिश्यू है क्या? ये मायोकार्डियम का ही पार्ट है। वापस बता रहा हूँ, नर्व्स नहीं होती, ये नर्व्स नहीं होती, मायोकार्डियम ही स्पेशलाइज होकर सारा फंक्शन कर रहा है। और ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनको नर्व्स समझते हैं, ये नर्व्स नहीं है, ये मायोकार्डियम है। A patch of nodal tissue is present in the right upper corner of right atrium known as sinoatrial node. ऐसे नोड क्या है? पैच है नोडल टिश्यू का। कहाँ प्रेजेंट है ये? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अभी हमने देखा था राइट एट्रियम, ये राइट ऑरिकल है, तो इसके राइट अपर कॉर्नर में यहाँ पर प्रेजेंट होता है साइनोएट्रियल नोड। Another mass of nodal tissue is seen in lower left corner of right atrium. राइट एट्रियम का लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये देखो आप यहाँ पे, ये तो दोनों का लोकेशन समझ में आ रहा है आपको? ऐसे नोड कहाँ पे? राइट अपर कॉर्नर पे। एवी नोड कहाँ है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। तो अनदर मास ऑफ नोडल टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम विच इज क्लोज टू एवी सेप्टम। भाई यहाँ पे एवी सेप्टम आ गया, ये ना एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम आ गया, ये इसके क्लोज में, जिसको कहा जाता है एवीएन या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो दो नोड्स हैं, एसएन और एवीएन। ठीक है, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स। अब हम एवीएन से आगे की बात कर रहे हैं, एट्रियो है ना। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स यानी नोडल फाइबर्स का एक बंडल। भाई ये पूरा का पूरा टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू। तो इन्होंने नोड के लिए क्या लिखा? पैच ऑफ नोडल टिश्यू, मास ऑफ नोडल टिश्यू। और अब ये कह रहे हैं बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, है ना, नोडल फाइबर के बंडल्स, जिसे नाम दिया गया एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या एवी बंडल। कंटिन्यूस फ्रॉम एवीएन यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से निकलता है एवी बंडल, बिल्कुल, विच पासिस थ्रू एवी सेप्टा, बिल्कुल ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से पास होगा, बिल्कुल ये पास होगा यहाँ से, टू इमर्ज ऑन टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बिल्कुल हमने देखा अभी यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? इंटरवेंट्रिकुलर
सेप्टम पे, ये देख लो आप यहाँ पे, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, विच पासिस थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। पहले एवी सेप्टम यहाँ से पास हुआ, फिर किसके ऊपर जाएगा, ऑन टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू अ राइट एंड लेफ्ट बंडल, और हाथों हाथ ये एक राइट बंडल और एक लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो गया। दीज ब्रांचेज गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स। कौन सी ब्रांचेज, बंडल ब्रांचेज, कुछ बहुत छोटे छोटे माइन्यूट फाइबर्स बनाती है थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड। यानी जो पूरा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे फाइबर्स बनाती है जिन्हें नाम दिया गया है परकिंजे फाइबर्स। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं एग्जाम में, परकिंजे फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ऑप्शन में होगा हार्ट। ठीक है, तो ये क्लियर क्वेश्चन हैं। अब आप इनका फंक्शन देखो, ऐसे नोड जब ये इम्पल्स बनाता है तो इससे इम्पल्स जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो ये रेस्पॉन्सिबल है ऑरिकल्स के सिस्टोल के लिए। भाई इम्पल्स यहाँ बनी, और जैसे जैसे इम्पल्स आगे बढ़ेगी ये स्टिमुलेट करेगी मसल्स को फॉर कॉन्ट्रैक्शन, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो सिस्टोल होगा। फिर ये एवी नोड आ गया यहाँ पे, एवी नोड से फिर ये आ गया बंडल ऑफ हिज, फिर ये राइट बंडल ब्रांच, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच। जैसे जैसे स्टिमुलस पहुँचेगा, इम्पल्स आगे आगे पहुँचेगी, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। क्लियर, तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। नाउ द नोडल मस्कुलेचर, अगेन एनसीईआरटी की लाइन से, द नोडल मस्कुलेचर, बार बार वो मस्कुलेचर कह रहा है ना, तो याद रखना है, द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये देख लो आप, मैंने कहीं पे भी अब तक ये नहीं कहा कि ऐसे नोड को जब ब्रेन से स्टिमुलस आएगा या ऐसे नोड को जब किसी हार्मोन से स्टिमुलस आएगा, नहीं, ऐसे नोड खुद इम्पल्स बना रहा है, ऐसे नोड खुद इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ये किसी और पे रिलाय नहीं करता। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के उसमें नहीं चलता। हालांकि नर्वस सिस्टम चाहे तो इसकी एक्टिविटी बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये जो नॉर्मल पेस में जो हार्ट बीट कर रहा है ना 70 to 80 पर मिनट, वो अपने आप ही चलता है, उसके लिए उसे नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। और यही रीज़न है कि अगर आपके हार्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए और एक प्रॉपर उसको आप कंडीशन दे दो तो कुछ टाइम तक हार्ट सर्वाइव करता है इजीली। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बीट करने की जो है उसके पास कैपेसिटी है। ये विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, दैट इज़ इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। उसको एक्साइट होने के लिए या स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? हाँ, लेकिन वापस बता रहा हूँ, अगर आपको हार्ट रेट बढ़ानी है या कम करनी है तो उसके लिए ज़रूर नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही तो रीज़न है कि हार्ट ट्रांसप्लांट कर पाते हैं हम इतना इजीली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। अब ये लाइन प्रूव करती है इस बात को कि पूरा का पूरा नोडल मस्कुलेचर जो है, नोडल टिश्यू है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। लेकिन एक मिनट में कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे वो सबके अलग है। ऐसे नोड अलग रेट पे करता है, एवी अलग रेट पे करता है, बंडल ऑफ हिज अलग रेट पे करता है, लेकिन मैक्सिमम कौन करता है? एसए नोड। इसीलिए आप इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हो। ठीक है, तो नोडल सिस्टम के अलग अलग पार्ट पे ये वेरी करता रहता है। ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट इज 70 to 75 पर मिनट। एक मिनट में 70 से 75 टाइम्स यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और यही रीज़न है कि एक मिनट में आपका हार्ट 70 to 75 पर मिनट जो है वो बीट करता है, क्योंकि जितनी बार एक्शन पोटेंशियल मिलेगा उतना बार मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर वहाँ पर होगा। तो ऐसे नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड आपकी हार्ट की एक्टिविटी की शुरुआत भी करता है और उसको मेंटेन भी करता है, इसीलिए इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। और अपना हार्ट नॉर्मली एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स बीट करता है, क्योंकि उतनी ही एक्शन पोटेंशियल से जनरेट करता है ऐसे नोड। और एंड में चलते हैं हम एनसीईआरटी फिगर पे। ये फिगर मैं आपको हर वीडियो के एंड में दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी ने एक फिगर में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब इस फिगर में अब तक हमने जितने भी वीडियोस में हार्ट पढ़ा है, तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम एओर्टा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पल्मोनरी आर्टरी डिस्कस कर ली, पल्मोनरी वेन डिस्कस कर ली, ये फर्स्ट वीडियो में, लेफ्ट ऑरिकल फर्स्ट वीडियो में देखा, बंडल ऑफ हिज हमने आज देख लिया। आज वाला मैं आपको एनसीईआरटी के रेफरेंस में अगर समझाऊँ तो एक बार यहाँ देखें आप, देखो ये ऐसे नोड,
ये एवी नोड, इससे निकला बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज की ब्रांचेज हो गई, ये राइट बंडल ब्रांच, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये अपने अपने वेंट्रिकल में चली गई और इसकी ब्रांचेज फर्दर पर्किंजे फाइबर्स कराएगी ये सारी। क्लियर? तो ये तो नोडल टिश्यू का डायग्राम हो गया एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी ने सब कुछ साथ में बताया। एलवी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फर्स्ट वीडियो, एपेक्स ऑफ द हार्ट फर्स्ट वीडियो, राइट वेंट्रिकल फर्स्ट वीडियो में समझा, कॉर्डी टेंडिनी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सेकंड वीडियो में जब हमने वॉल्व्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया भी था शायद कि कॉर्डी टेंडिनी के बारे में एनसीईआरटी ने टेक्स्ट में कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन डायग्राम में इसकी लेबलिंग है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, जब भी आप ये एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो केवल टेक्स्ट पढ़ के नहीं छोड़ो, आप उसका समरी भी देखना है आपको उसका, क्योंकि समरी में भी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्स्ट में नहीं है। एनसीईआरटी का हर डायग्राम की एक एक लेबलिंग आप अच्छे से देखो, क्योंकि कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कॉर्डी टेंडिनी टेक्स्ट में नहीं है लेकिन डायग्राम में लेबल्ड है। इसके अलावा कई डायग्राम्स के नीचे थोड़ा सा एक छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन भी लिखा होता है, अगर आप कभी गौर से देखोगे कि जैसे फिगर 11.2 और उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिखी होती है, वो भी पढ़ा करो, क्योंकि उसमें भी कई बार आपको कुछ नई चीज़ें मिलेगी। फिर ये आ गया एवी नोड, राइट एट्रियम, ऐसे नोड आज देख लिया हमने, वेना केवा फर्स्ट वीडियो में देख लिया। तो अब करीब करीब हम एनसीईआरटी का ये डायग्राम पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, हम लोग उसमें कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। और अभी तक आपको किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे अलग अलग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल है। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए और आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलती है, तो सपोर्ट करें हमें, चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बने हमारे, ताकि जितने भी मेंबर ओनली वीडियोज़ है वो भी आप तक हम पहुँचा सकें। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।